क्या बात है! सो मच ऑफ लव ऑब्लाइज्ड। ये मेरे लिए नहीं था, इंदिरा गांधी के लिए था पर कहानी इंदिरा गांधी की चल रही थी इसलिए बैठ गया वो। इंदिरा गांधी सबसे कंट्रोवर्शियल है पूरी हिस्ट्री में। अब जो शुरू होने वाला है उसमें थोड़ा बहुत आप राजीव गांधी के ऊपर देखोगे। पायलट आएगा और पायलट बोलेगा कि ठीक है, भैया की डेथ हो चुकी है, तो अब हमको ओवरटेक कर लेना चाहिए। पायलट साहब अपनी फ्लाइंग करियर छोड़ देते हैं, पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते हैं माता जी के कहने पे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। खैर, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में इंदिरा गांधी एरा से ही हम स्टार्ट करेंगे। जेपी नारायण साहब जो थे, सोशलिस्ट आदमी। तुम्हारे चेहरे की खुशी देख के बड़े अच्छा लग रहा है, जैसे ही मतलब वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे किताब विताब बंद करके वो तो ना कथावाचक शुरू हो जाते हैं। ओहो हो, गुरुदेव आ गए हैं, प्रभु आ गए हैं, कथा सुनाएंगे तो अब तुम बोलो नीचे नीचे चटाई वटाई लगा के मैं वैसे कर लूं। कल मेरे एडिटर ने कोई एक फोटो एडिट करके भेजी, उसमें पीछे उसने पता नहीं क्या किया कि वो सारी फोटो के पीछे आउटलाइन में बॉर्डर में लाइट आ रही है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू ये डिवाइन लाइट क्यों दे रहा है पीछे से? लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं डिविनिटी के साथ पढ़ा रहा हूँ। देयर इज नो डिविनिटी। निर्मल बाबा एंड डिविनिटी, डिवाइन लाइट्स की तरह। जेपी नारायण जी की तकलीफ क्या थी? जेपी नारायण जी की तकलीफ थी इंदिरा गांधी, जो कि बहुतों की थी। मुझे लगता है फिरोज खान की भी रही होगी। वो जो बीच में सफेद कलर की पट्टी जा रही थी ना, हाँ, रंग दे बसंती। वो मैं इसीलिए बोला पट्टी, गाजा पट्टी, इसराइल पैलेस्टीन, फिलिस्तीन सॉरी। उस दिन मैं और रजत सर बैठे हुए थे तो ऐसी कुछ बात चल रही थी। हमारे पास में कोई से पानी मंगवाया था तो आया, तो उससे बोलते हैं कि कितना हो भाई? बोलता है 5 बॉटल के हिसाब से देख लो। बोले कि एक बॉटल कितनी की है? बोलता है आपको पता होगा, लाया तो तू है यार दुकान से। हम दोनों सोचे कि भाई ठीक है, टाइम पास तो हो नहीं रहा है, इसी के साथ कर लेते हैं। जनता आने में थी। बोलते एक बॉटल कितने की है? बोला आपको पता होगा, आपने मंगाई है। बोले 5 कितने की हुई? बोले आपको पता होगा, आपने मंगाई है। सर से बोलते हैं फिलिस्तीन का है। फिलिस्तीन। तो जेपी नारायण साहब का क्या है कि जो भी इंदिरा गांधी के बैकग्राउंड में शुरू हुआ पीछे, मैंने आपको बताया टेन्योर बड़ा डिफिकल्ट था इस लेडी का। अब मुझे तकलीफ बताने की बार बार जरूरत नहीं है जो उनके सामने आई बहुत सारी। तो उन सब चीजों के बैकग्राउंड में चीजें संभल नहीं रही थी, और संभल नहीं रही थी तो जेपी नारायण साहब ने कुछ दिनों पहले ही, इमरजेंसी लगने के कुछ दिनों पहले 26 जून को इमरजेंसी लगी थी। आप मानो कि साल 1.5 साल 2 साल पहले उन्होंने ये रूडिमेंट्री फॉर्म में स्टार्ट किया, पटना से स्टार्ट किया था। करप्शन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खराब है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, ये वो तो ये
पहले एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में था, टोटल रिवॉल्यूशन। बाद में धीरे-धीरे एक तो ये बिहार से बाहर निकल गया। वही वाली बात, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट। बंगाल से बाहर निकले तो दिक्कत होती है एडमिनिस्ट्रेशन को। ये बिहार से बाहर निकले। बिहारी जब भी बाहर निकलता है कोई ना कोई तमाशा करके आता है। सच बात है। हाँ, भारी तो कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बीमारी की बात कर रहा है वो। ऑल इन डायर स्ट्रेट्स। तो बिहार से बाहर निकले तो अब वो टारगेट करने लग गए इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को इस चीज से थोड़ी सी तकलीफ हुई। जैसे ही आवाज ऊंची होती है तो जो, आप देखा होगा, गली के अंदर में एक कुत्ता भौंकता है गाड़ी देख के, फिर वो एक भागना शुरू करता है, फिर दो तीन और ज्वाइन कर लेते हैं उसको, खौफ बनाने के लिए आप पे। तो और बागड़ बिल्ले ज्वाइन किए, उसमें से एक थे भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, ऑर्गेनाइजेशन वाली, सोशलिस्ट पार्टी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ये जितने भी बागड़ बिल्ले थे, जो किसके अगेंस्ट में थे? इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। तो ये ज्वाइन कर लेते हैं अब टोटल रेवोल्यूशन को। बहुत टाइम से ये मूवमेंट जेपी नारायण के अंडर में चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये पैन इंडिया मोड लेता है और एंटी इंडिविजुअल मोड ले लेता है। एंटी इंडिविजुअल मोड मतलब अगेंस्ट इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को लेके बात है, अब बात एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन की नहीं है, अब बात चल रही है इंदिरा गांधी के स्टेप्स, इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी, इंदिरा गांधी के एक्सपेंडिचर्स, इंदिरा गांधी के डिसीजंस। होना चाहिए था डिसीजन सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज, तो जिसने ये बोला उस दिन अगले ही दिन उसको रिजाइन भी करना पड़ा। तो सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, एग्जीक्यूटिव का नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि मोदी गवर्नमेंट। तकलीफ है ये आप लोगों की, और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स की और सारे आईएएस ऑफिसर्स की। आज आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलना भूल गए हो, आज आप बोल रहे हो मोदी गवर्नमेंट। बिल्कुल वही तकलीफ जो उस टाइम पे, उस एरा में इंदिरा गांधी के टाइम पे थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भूल के गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा हो रही थी। ठीक है, सो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब धीरे धीरे ये जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, पब्लिक रैलीज आप कर रहे थे, ये इसमें मास पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। मास पार्टिसिपेशन बढ़ने के बाद में जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप चाहिए, किसी भी मूवमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप जो है वो जेपी मूवमेंट जो बोला जा रहा है, टोटल रेवोल्यूशन जो बोला जा रहा है, एक्चुअली एंटी इमरजेंसी मूवमेंट वाज अ पार्ट ऑफ जेपी मूवमेंट ओनली, एंटी इमरजेंसी मूवमेंट ओनली। तो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप ठीक ठाक है नहीं। अब इसी भागम भाग में ये सब जेपी नारायण के कंधे पे बंदूक रख के इंदिरा गांधी का घेराव कर लेते हैं दिल्ली में 25 जून को, कि दीदी ऐसा है, आपके बहुत हुआ सम्मान, अब आप रेजिग्नेशन दे दो। इंदिरा गांधी को समझ आ जाता है कि टेन्योर वैसे भी खतरे में है। इलेक्शन 67 में हुआ, फिर 71 में हुआ। 71 का इलेक्शन तो पाकिस्तान का वॉर और गरीबी हटाओ, जीत गए आप। अब इलेक्शन है 1976 में। अब 1975 में, एक साल पहले जून में, इतने ज्यादा लोग मिलके आपको दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हो रही है।
अब जब ये लोग घेराव कर लेते हैं 25 जून को, तो इंदिरा गांधी को समझ आ जाता है कि समय की सीमाएं समाप्त हो गई है। तो आइडिया ये आता है कि ऐसा है, अब लगा देते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी लगाने के बाद में सेंट्रलाइज पावर रहेगी, तो ये जितने भी बागड़ बिल्ले साथ में आए हैं, सबसे पहले तो इनको खदेड़ देंगे, मास तितर बितर। जो ज्यादा जेपी नारायण कर रहा है, तो पहले जेपी नारायण निपटाते हैं, उसके बाद में ज्यादा सपोर्ट करने वाले को निपटा देंगे। तो वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह 26 जून को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे, ठीक है। और वो इंटरनल डिस्टरबेंस क्या था? ये जो जेपी नारायण अपना पूरा मास बेस बढ़ा रहे थे, इस मास बेस को बढ़ता हुआ देख 26 जून को वो आर्टिकल 352 को इन्वोक करती हैं और बोलती हैं कि हमको इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। इमरजेंसी लग जाती है। अब 21 महीने तक जो हो रहा है, उसकी कहानियां बड़ी खतरनाक है। सबसे पहले तो इंदिरा गांधी की अप्रोच थी कि जो रॉन्ग डूइंग्स हो गई हैं, उस रॉन्ग डूइंग्स को हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो लोग सड़क पे आ रखे हैं वापस जाएंगे नहीं। लेकिन जो सड़क पे आ रखे हैं वो वैसे भी वापस जाने के लिए तैयार है नहीं। जो जेल भरो आंदोलन था, कैंपेन था, वो टोटल रेवोल्यूशन से शुरू हो चुका है ना? कि आपके अगेंस्ट में हम आवाज उठा रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं बदलो, हम एंटी इंदिरा बात करते हैं, आप जेल में डाल देते हो, तो हम खुद ही जेल जाके भर देते हैं। वही सब चीजें चल रही है और इमरजेंसी लगने के बाद भी चलेंगी। अब जेपी नारायण जब नेशनल लेवल पे इस चीज को ले जाएंगे, तो इंदिरा गांधी को तकलीफ होना जायज है। आप देखो उसी टी पीरियड के बीच में, हालांकि इंदिरा गांधी के ऐसा नहीं है कि दामन में दाग नहीं थे, बहुत सारे एलिगेशंस चार्जेस थे। राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जब डिसीजन आया था, तो उसमें भी सबसे बड़ी बात, उसी टाइम पे डिसीजन आया 1975 के अराउंड में, और उनको बोला कि भाई साहब ऐसा है, अब आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आप एक चीज देखोगे जो इंदिरा गांधी ने छेड़छाड़ करी कॉन्स्टिट्यूशन से। 1976 में इलेक्शंस है, 75 में इमरजेंसी लगी। अमेंडमेंट आता है, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो उसमें लोकसभा का टेन्योर 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया, ताकि आप 1 साल और पावर में रह जाओ। 76 तक तो आप पावर में रहोगी ही सही। इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आता है उसी बीच में, जो 6 साल के लिए उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और इसी के बैकग्राउंड में इन्होंने इमरजेंसी का जो है फायदा उठाया और 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास करके 5 से टेन्योर 6 साल कर दिया। मॉनसून फेलियर्स आप देख रहे हो, आप करप्शन देख रहे हो, आप एट्रोसिटीज देख रहे हो, आप लोगों को निशब्द होते हुए भी देख रहे हो, और सरकार को अनसुना करते हुए भी देख रहे हो। सरकार अनसुना कर रही है आपकी बातों को। आप कुछ लेके पहुंच रहे हो अपनी ग्रीवांसेस, और उसका कोई जोड़ तोड़ कुछ है नहीं, सीधा बोल देते हैं कि हाँ आप कौन। ज्यादा आवाज उठा लेते हो तो आप जेल में जाओगे। तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे फकरुद्दीन अली अहमद जी। उनको एडवाइस करती हैं, एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना प्लीज। उनको एडवाइस करती हैं कि ऐसा है, इमरजेंसी लगा दो। अब इमरजेंसी में ड्रास्टिक इम्पैक्ट्स आने वाले हैं, और हर इमरजेंसी में आते हैं। रिकॉर्डिंग। मीडिया के ऊपर सेंसरशिप सबसे पहली चीज। उस दौर में इंडियन एक्सप्रेस इकलौता अखबार था जिसने बेबाक तरीके से इंदिरा गांधी को छापा,
इंदिरा गांधी की पॉलिसीज और एट्रोसिटीज को छापा। फंडामेंटल राइट्स आपसे ले लिए गए थे, इवन राइट टू लाइफ भी आपसे छीन लिया गया था। बाद में जब जनता दल आई थी और उसके बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तब जाके ये अमेंडमेंट आया था कि 352 नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आपसे आर्टिकल 20 और 21 छीना नहीं जा सकता है। अजीब बात यह है कि जब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक आर्ग्यूमेंट को, अटॉर्नी जनरल के एक आर्ग्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और बोल दिया कि ठीक है, राइट टू लाइफ इज नॉट सुप्रीम टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट पे सवाल जवाब हुए, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक चीफ जस्टिस रहे जो 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करते हुए चीफ जस्टिस बना दिए गए। आने दो। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ भी जो साठ गांठ थी वो ठीक ठाक थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को भी अमेंड किया गया रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के साथ में, और ये बोल दिया गया कि अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट राजनारायण केस में जो उन्होंने डिसीजन दिया। अब आप देखो कि जुडिशरी एक साइड आपके फंडामेंटल राइट्स दबा रही है, मीडिया सेंसरशिप में आ चुकी है, सरकार आरपीए अमेंड कर रही है, तो आप हो कौन? आप कुछ भी नहीं हो। फोर्स स्टेरिलाइजेशन की कहानी हमने देख ही ली, जो कंपल्सवेशन की कहानी थी। नाउ अंडर दिस बैनर आप देखोगे कि जेल भलो भरो आंदोलन में जब प्रोटेस्ट होते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़े लीडर हैं जो जेपी नारायण के साथ में अरेस्ट हुए हैं। वो हैं एक लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, मोरारजी देसाई को तो खैर सरकार मिली गई थी। जॉर्ज फर्नांडिस बीजेपी के बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। अभी राम मंदिर की कहानी अगर आज हम पहुंच गए वहां तक तो मैं बताऊंगा, इट वाज लाल कृष्ण आडवाणी हु अनाउंस्ड रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ टू अयोध्या फॉर लेइंग द स्टेपिंग स्टोन ऑफ राम मंदिर। और क्योंकि उनको बिहार में गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ इस वजह से जो जनता दल थी उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था उस सरकार से। ठीक है ना? तो समय समय की बात है। एक समय आप फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे थे, आज आपकी फाउंडेशन पे स्टोन रख दिया गया है। सही बात है। आपकी फाउंडेशन थी, आप बीजेपी के फाउंडिंग लीडर्स थे। बीजेपी जब बनी थी, बीजेपी का जन्म हुआ, तो आप फाउंडिंग मेंबर्स में कहलाते हो। जैसे दिनशा वाचा हुए, है ना, एओ ह्यूम हुए, आपके दादा भाई नारोजी हुए, ये सब फाउंडिंग मेंबर्स कहलाते हैं कांग्रेस के। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हुए, आनंद मोहन बोस, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं कांग्रेस के। बाद में तो बच्चे आए हैं। ठीक है? तो फाउंडिंग स्टोन रखने जा रहे थे आप 1990s में, और 2024 में आपकी फाउंडेशन पे ही स्टोन रख दिया गया। इतिहास है क्या? तो यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल रेवोल्यूशन की जब बात चल रही होती है, तो इमरजेंसी इमरजेंसी के पहले ये जो गिरफ्तारियां होती है, उसमें गिरफ्तारी में ये 2-3 लोग भी थे। इमरजेंसी अब लग चुकी है, और इमरजेंसी के
पूरा आपको मैंने लेखा जोखा बता दिया। गलती तो खैर बाद में बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले सुनो कि 1977 में एक शाह कमीशन अपॉइंट होती है, जेपी शाह। जेपी शाह कमीशन अपॉइंट हो रही है कि आप इंक्वायर कीजिए कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसीज में क्या क्या किया। इट वॉज अपॉइंटेड बाय जनता गवर्नमेंट। वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करती है और उसमें सारे डार्केस्ट फैक्ट जो है इमरजेंसी के सामने आ रहे हैं, और जो किया है जिस तरह से किया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसे सिचुएशन को कैसे रोका जाए, इन सब चीजों के लिए जेपी शाह कमेटी कमीशन जो है वो रिकमेंडेशन देता है, और उसी की रिकमेंडेशन पे जो है हमारे सामने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। ठीक है, जो कि जनता गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है। ऐसा कहते हैं इट वाज बैडली एडवाइज्ड टू इंदिरा गांधी कि अभी कांग्रेस की एक इंटरनल सर्वे कमेटी होती है जो सर्वे करती है, वो ये आके बोलती है इंदिरा गांधी को कि अब आपके फेवर में है सब कुछ, अब आप इमरजेंसी हटा दो। और इमरजेंसी हट जाएगी, इलेक्शंस डिक्लेयर कर दोगे तो आप जीत जाओगे। ऐसा हुआ नहीं। सर्वे के जो रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल गलत थे। लोगों ने एक तरफा जनता दल को जिताया। मोरारजी देसाई 2 डेकेड की अधूरी ख्वाहिशों के बाद में, हजारों ख्वाहिशें ऐसी में एक ख्वाहिश थी कि मैं पीएम बनूं, तो वो पीएम बनने की ख्वाहिश उनकी पूरी होती है। मतलब मोरारजी देसाई पे वो 2 लाइन बड़ी अच्छी फिट होती है ना। बेचारों को हर बार बुलाया कि आप पीएम बनोगे, नहीं। वो बोले हाँ, बोले नहीं, आपको तो ऐसे ही बुला लिया था। फिर 2 साल बाद शास्त्री जी के पीएम बनोगे, नहीं, वापस गए। फिर 71 में एस्पिरेशन आई, पीएम बनोगे, नहीं। फिर बेचारे ने जेपी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया पीएम बनने के लिए, इमरजेंसी लग गई, नहीं। तो मोरारजी देसाई का जो दर्द था वो आज शायद लालकृष्ण अडवाणी का दर्द है। हर दर्द पे शर्त लगाते हो, आवाज भी ना निकले तुम्हारी सिसकियों की। कौन सी? मैंने इसीलिए बोला कि ये 2 लाइनें फिट होगी। उस्ताद। मतलब बहुत दिनों बाद में। मिर्जापुर का एक सीन याद आ गया मेरे को। वो गुड्डू भैया जाते हैं ना टेलर उसके बार्बर की दुकान पे। बिल्कुल वही डायलॉग। व्हाइट कलर के जो बरगद का पेड़ खड़ा रहता है, व्हाइट कलर की ड्रेस में। हाँ, उल्टा कर देता है उसको, फिर वो भैया बोलता है भैया जी। डैश 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 दिए भैया जी। बिल्कुल वही हुआ। ईशाना भी हंस गई, समझ नहीं आया उसको। देखो, मेरी क्लास में आने से पहले नेक्स्ट बैच भी लूंगा तो मैं पहला डिस्क्लेमर दूंगा कि मैं तुम्हें 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। पहले जाओ मिर्जापुर देख के आओ। है ना? कैसे बिठा देते हो मतलब? नहीं नहीं, ये क्रिटिकल एनालिसिस है। ये आप सीख जाओगे ना, तो आप अडवाणी जी और मोरारजी को दोनों को रिलेट कर जाओगे।
प्रेसिडेंट बना रहे थे ना 2014 से, कौन था प्राइम कैंडिडेट? उसके बाद तो 2 बार बदल गए, 2 बार बदल गए, उसके बाद नंबर नहीं आया। तो जो आदमी कब्र में पैर लटकाए बैठा है इस उम्मीद में कि कुछ तो बनाओगे, तो आपने उनको सिर्फ एक ही बनाया। हाँ बिल्कुल वही, जो तू समझ रहा है बिल्कुल वही बनाया। मोरारजी देसाई को भी वही बनाया गया था। बड़ी अच्छी लाइन थी ना वो, कि लगा लगा के आग शहर में, ये बादशाह ने कहा, लगा के आग शहर में, ये बादशाह ने कहा, कि उठा है दिल में तमाशे का शौक आज बहुत। गर्दन झुका के शाहपरस्त बोले, शहर तो और भी बहुत है, पर हुजूर का हुक्म सलाखों पे। तो ऐसे बहुत सारे शहर जला दिए। तो जनता दल सरकार आ चुकी है और हमारे पास में इमरजेंसी खत्म हुई, इलेक्शंस हो गए। अब कौन कौन डिसॉल्व हो गया है जनता दल की सरकार में, कौन कौन डिसॉल्व हो गया है, या जनता पार्टी जिसे बोलते हैं। अब जनता पार्टी के जो फाउंडर है वो बोलते हैं ऑफ कोर्स जेपी नारायण साहब। पीएम भले ही देसाई जी बने हो, लेकिन जेपी नारायण साहब जेपी जनता पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं। डिसॉल्व कौन कौन हुआ? पहले, सबसे पहले जो डिसॉल्व होने वाले, जो या कहो कि डिसॉल्व या मर्ज होने वाले, एक जनता मोर्चा थी, छोटी सी पार्टी, डिसॉल्व। कांग्रेस ओ, ऑर्गेनाइजेशन वाले जो इंदिरा गांधी से परेशान थे, राजनारायण जी, जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे अमेठी से, वो केस हारे थे तो उनको धक्का लगा था। उन्होंने केस किया इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का, उसी में इंदिरा गांधी खत्म हुई। तो राजनारायण साहब और जॉर्ज फर्नांडिस की एक पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो हेड कर रहे थे वो भी इसमें मर्ज हो गई, मतलब साथ दे दिया। मिली जुली गठबंधन की सरकार कह लो, और इसीलिए ज्यादा टिक भी नहीं पाई है। जॉर्ज फर्नांडिस और राजनारायण। फिर आती है भारतीय लोक दल, जिसमें आते हैं चौधरी चरण सिंह, जो इसके 1 साल बाद में मुरारजी देसाई से कुर्सी ले लेंगे। भारतीय जनसंघ ने सपोर्ट दे दिया। भारतीय जनसंघ की एग्जिस्टेंस भी बड़ी लंबी चौड़ी थी नहीं, तो उन्होंने भी सपोर्ट दे दिया। एक बाबू जगजीवन राम की पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने भी बाहर से सपोर्ट दिया। बाबू जगजीवन राम वही बिहारी, वो भी। अब इनका बाद में कैसे तमाशा होगा बाबू जगजीवन राम का, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये सब बाद में आप देखोगे, ये सब जो पार्टीज हैं ये बाद में मिलके, जनता पार्टी, ये सब बाद में मिलके सब एक पार्टी बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी। अभी तक तो ये जेपी के साथ है। फोर्सफुल स्टेरलाइजेशन एक दिक्कत, जो बहुत बड़ा लालछन लगा। इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम के जो पार्ट था, एक उन्होंने क्या किया था, दिल्ली में एक तर्कमान गेट था, उस तर्कमान गेट की बस्तियों को खाली कराने के लिए पुलिस एक्शन लिया था, और उस पुलिस एक्शन में बहुत लोग जो है वो मारे गए थे। और इंदिरा गांधी का ये ऑर्डर जो 1976 में, मतलब पोस्ट इमरजेंसी जो उन्होंने लिया, इमरजेंसी के पीरियड में मतलब, तो इस डिसीजन का बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे खाली कराने के लिए पुलिस ने गोलियां तक मार दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया। वही वाली बात कि रेप तो हर सेकंड्स हो रहे हैं इंडिया में, ग्लोब में, लेकिन एक रेप होता है जिससे कि पूरी दिल्ली की जनता भड़क जाती है,
रेप लॉज में अमेंडमेंट आ जाते हैं, जस्टिस वर्मा कमेटी पैनल बन जाता है और वो फिर आईपीसी और सीआरपीसी में चेंजेस करवा देते हैं। तो डिमोलिशन तो बहुत हुए, लेकिन वहां पे जो किलिंग्स और ये सब हुआ उस कारण से चीजें जो है बहुत खराब हो जाती है। तो ये सब जो पार्टी है ये मिलके अपना एक सरकार खड़ी करती है, और सबसे पहला काम तो ये कर रहे हैं ये कि हमको यहाँ से इंदिरा गांधी की रॉन्ग डूइंग जितनी भी है उसको साफ करना है। तो सबसे पहला काम इन्होंने किया कि हमको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रॉन्ग प्रोविजंस को नलिफाई करना है, आरपीए में अमेंडमेंट करना है और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं, और इसकी डिटेल्स मैं आपको अब नहीं बताऊंगा। ये सब आपको पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पढ़ाया हुआ है मैंने, एक एक चीज। ठीक है, याद कर लेना। 44th को इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, 42nd में एसआईएस ऐड हुआ था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रेट। 44th में वही जनता दल जैसी आती है तो 44th आता है। तो 42 और 44th बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में मिलेंगे आपको। तो थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो अब मोरारजी देसाई की सरकार के इश्यूज देखेंगे, और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इनको क्या फेस करना पड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट का था, 6 साल से 5 साल का करना, जो लोकसभा का टेन्योर था। फिर जुडिशियल रिव्यू वापस ले लिया था नेशनल इमरजेंसी का, वो भी वापस रिस्टोर करा। मतलब मोस्ट काम जो था वो रिस्टोरेशन का था। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया था। 20 और 21 को इमरजेंसी में भी सुपरसीड नहीं किया जा सकता है, ये भी आपको 44th अमेंडमेंट एक्ट ने दे दिया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप 44th अमेंडमेंट एक्ट से एनालाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास में जो उस टेन्योर में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम थोड़ा सा उसके बारे में गौर करेंगे। उस बीच में सबसे पहले आएंगे हमारे पास में जस्टिस शाह कमीशन की रिकमेंडेशन। जो पहला ये स्टेप लेते हैं कि चीफ जस्टिस जेसी शाह हैं, उनका एक कमीशन बनाते हैं कि आप जाके इंक्वायर करो और बताओ कि भी क्या क्या किया और नहीं किया। इंदिरा गांधी और इनके साथ साथ जो इनके एलाइज कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, कंपेनियंस कह लीजिए कांग्रेस, उसमें प्रणब मुखर्जी भी इस कमीशन को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। बोलते हैं कमीशन की लीगैलिटी नहीं है कुछ, हम इनकी बात क्यों माने। उस रिपोर्ट में जो तर्कमान गेट का स्कैंडल या शूट आउट हुआ, उसमें संजय गांधी का बहुत बड़ा रोल था, और ये चीज उसने मेंशन भी की। किसने? जेसी शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन भी करी। जो रिपोर्ट पेश हुई उसमें जो सिविल लिबर्टीज, फोर्स स्टेरिलाइजेशन किए जा रहे थे, जो द पीपल हु वर सेंट टू जेल, इन सबको उसने बहुत क्रिटिसाइज किया और बोला कि इन सब के लिए पुलिस जिम्मेदार है। आपको जान के शायद आश्चर्य हो कि सिख दंगों के लिए मनमोहन सिंह ने माफी मांगी है सरकार में आने के बाद 2004 में। इमरजेंसी के टाइम के लिए कोई माफी नहीं मांगी गई। तो रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन जनता दल भी इसके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उनके खुद के बीच में भी जो क्लासेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, और उनको खुद के इंटरनल डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट से जो है छुटकारा नहीं मिल रहा है। अब आपको मैं पॉलिटिकल डायनेमिक्स थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे रीजनल पार्टीज कैसे उभर के आई हैं। अभी तक सिंगल पार्टी रूल का हिसाब किताब चल रहा था। अब ऑपोजिशन डेवलप होना शुरू हुआ नेहरू जी के डेथ के बाद में, 64 के बाद में कुछ ऑपोजिशन पार्टीज आई।
रीजनल पार्टीज वो होती हैं जो एक रीजन तक सीमित रह के रीजनल एस्पिरेशन को, रीजनल पॉपुलेशन को केटर करती हैं। अब होता क्या है कि आपको मैंने बताया था 16 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, उसमें से 9 स्टेट्स में कांग्रेस जीती थी। जनता दल जैसे ही सरकार में आती है, वो उन 9 स्टेट्स में जहां पे कांग्रेस की मेजॉरिटी की सरकार है, उनको कर देती है डिसमिस। अब होंगे वहां इलेक्शंस। अब वहां पे जनता दल तो अपनी प्रेजेंस कैसे दिखा ले, वो तो खुद ही साठ गांठ की सरकार है, पैन इंडिया प्रेजेंस है नहीं। यहां पे अपनी जगह बनाते हैं ये रीजनल पार्टीज, यहां पे फायदा उठाती हैं रीजनल पार्टीज, जो अब कांग्रेस को चैलेंज करने के लिए, कांग्रेस के अगेंस्ट सेंटिमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो रॉन्ग डूइंग इंदिरा गांधी की है, सेंटिमेंट्स उसके अगेंस्ट में है। लेकिन जब लोग वोट करेंगे तो कांग्रेस के अगेंस्ट में वोट करेंगे, इंदिरा के अगेंस्ट में नहीं करेंगे। दिक्कत ये भी है, इफ इंडिया, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, तो जब वोटिंग होगी तो इंदिरा के अगेंस्ट में वोटिंग हुई तो कांग्रेस के अगेंस्ट में भी होगी। अब ये जो 9 स्टेट्स हैं जहां पे एट्रोसिटीज हुई हैं, यहाँ के लोग जो परेशान हुए हैं वो हुए इंदिरा गांधी के कारण, लेकिन जब वोटिंग होगी तो अब एंटी इंदिरा होगी तो एंटी कांग्रेस अपने आप हो गई। यहां से अपने पैर जमाते हैं हमारे रीजनल पार्टीज, जिसमें अकाली दल, डीएमके, एआईडीएमके जो थी वो कांग्रेस की अलाई थी, कांग्रेस के साथ थी। तो इंदिरा गांधी का बहुत बड़े फ्लॉज में से ये था कि वो फिस्कल प्रूडेंस नहीं रख पाई, फिस्कल बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाई। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन जो खराब होती गई, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जिस तरीके से बढ़ते गए, सब्सिडीज और लोन वेवर्स पे जितना फोकस उन्होंने किया, गवर्नमेंट ओवर स्टाफ, गवर्नमेंट मतलब सरकारी दफ्तर हैं वो ओवर स्टाफ हो चुके हैं, ओवर पेड हो रहे हैं। अल्टीमेटली इंदिरा गांधी के फेलियर का रीजन इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिक्स नहीं। और कपल्ड विद सम नेचुरल रीजन सच एज फेमाइन, ड्रॉट्स, और पूरी इकोनॉमी एग्रीरियन बेस्ड थी। तो वैसे भी आप बेस का साथ छोड़ दोगे तो मास आपको हरा देगी। तो ग्लोबल परसेप्शन खराब हो रहा था, तो और जो सर्वे आया उसके हिसाब से उन्होंने अपना इलेक्शन टेन्योर जो था, इमरजेंसी टेन्योर था, खत्म वतम कर दिया। लेकिन कारण पीछे यही थे कि इंदिरा गांधी को, बेसिक है, कॉमन मैन जो था वो समझ नहीं पा रहा था कि ये करेगी क्या, इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी जनरेट हो गई थी। अब आप देखोगे कि जैसे बाबू जगजीवन राम है, ठीक है, एच एन बहुगुणा साहब हैं, आपकी कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, ये जो छोटे छोटे लोग फैक्शन उभर के आए, ये सब कांग्रेस में से उभर के आए, कांग्रेस के अंदर से आए। इन पार्टीज को फेवर करने के लिए, साथ देने के लिए बाहर बैठे हुए हैं, हमारे पास में जनसंघ बैठे हुए हैं, कांग्रेस ओ बैठी हुई है, बीएलडी बैठी है, अकाली दल बैठी है, लेकिन सीपीएम बैठी है। लेकिन कांग्रेस के अभी भी दो अलाइज टिके हुए हैं, बिल्कुल सॉलिडिफाई होके उनके साथ में। एक है एआईडीएम के तमिलनाडु की, और एक है सीपीआई। सीपीएम तो फेवर में है। कांग्रेस पूरे नॉर्थ इंडिया में जहां पे उनका बोलबाला था, पूरा बोलबाला था, उस पूरे नॉर्थ इंडिया में मात्र 2 सीटें रिटेन कर पाती है। मेजॉरिटी सीट्स कांग्रेस हार जाती है। बट साउथ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। साउथ इंडिया में जहां पे इमरजेंसी का इम्पैक्ट कम था, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी का था वो ठीक ठाक परफॉर्म करके गया,
इम्पैक्ट्स ठीक रहे। वहाँ पे उन्होंने जहाँ 1971 में उनके पास में 70 सीटें थी, 1977 में जब इलेक्शंस हुए तो 92 सीट्स हो गई। अब जनता दल सरकार में आई है, सपोर्ट के साथ में आई है 330 सीट्स लेके। और नॉर्थ जो जहां गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, उनके पास में जितनी सीट्स थी उसमें से सिर्फ 2 सीट्स ही थी जहां पे वो जीत पाए वापस, बाकी सारी सीट्स हार गए। जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं 9 स्टेट्स की सरकार डिसमिस हो जाती है। अब होने हैं स्टेट लेवल पे इलेक्शंस। स्टेट लेवल के इलेक्शंस में तमिलनाडु में आपकी एआईडीएमके जो है, वहां पे 1977 की इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शंस की पहले बात कर लेते हैं। वहां पे एआईडीएमके के कारण जनता दल जो है वो थोड़ा सा कम परफॉर्म कर पाई। और वेस्ट बंगाल में सीपीएम की सरकार आई, लेकिन वो जनता दल की अलाई ही थी। जो 9 स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जनता पार्टी अपनी साठ गांठ या रीजनल पार्टीज के थ्रू ही अपना वर्चस्व जमाए रखी है, एक्सेप्ट इन तमिलनाडु। और वेस्ट बंगाल में सीपीएम आई है, लेकिन सीपीएम जो है वो ऑलरेडी फेवरेबल ही है जनता दल के। यहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज होने ही है। फकरुद्दीन अहमद फेवरेबल तो रहेंगे नहीं, वो वही हैं जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी की मदद की, तो उनको हटाया और नया प्रेसिडेंट बनाया नीलम संजीवा रेड्डी। 1977 में नीलम संजीवा रेड्डी को जो है प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से ये जो डीएमके है, अकाली दल है, भारतीय जनसंघ है, ये जो छोटी मोटी पार्टीज हैं, ये अपना जो रीजनल लेवल पे वर्चस्व है वो जमाना शुरू करेगी। और यही जाके 1980s में पंजाब में क्राइसिस क्रिएट करेगा। पंजाब की कहानी बहुत खतरनाक है। जो खालिस्तानी मूवमेंट चला, छोटा सा हिंट देके छोड़ता हूँ, बाकी आप अपने आप रिलेट कर जाओगे। ध्यान से सुनना। जो गलती यूएसए ने तालिबान को पाल के की अफगानिस्तान में, वही गलती इंदिरा गांधी ने की थी भिंडरेवाला को पाल के। भिंडरेवाला कांग्रेस का पाला हुआ ही था। बाद में उसी भिंडरेवाला को हटाने के लिए आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ता है। वहां पे आप सिख मारते हो, फिर सिख आपको मारते हैं। तो जिस तालिबान को आपने पाला, उसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी स्कीम का नाम आता है जिसका नाम है वर्ल्ड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। क्योंकि काम के बदले में पैसा देना तो संभव था नहीं। पैसा दे देंगे तो लोग इधर उधर खर्च कर सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, करेंसी हाथ में नहीं दे सकते। लेकिन उस टाइम की सबसे बड़ी जरूरत, आप देखो, सरकार की स्कीम्स प्रायोरिटी से डिसाइड होती है। उस टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है खाना। तो लोगों को काम के एवज में खाना दिया जा रहा है। अब काम करवा के खाना दे रहे हो, उसका मतलब देखो डायर सिचुएशन है देश के लिए। इससे गिरे स्तर की बात नहीं हो सकती कि आपको ह्यूमन लेबर, प्रोडक्टिव लेबर को खराब करना पड़ रहा है खाने के लिए। खाओ और काम करो, खाओ और काम करो, काम करोगे तो खाओगे, ऐसा कुछ। यही कहीं ना कहीं बाद में थोड़ा सा बैकफायर भी करता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बुक्स पे रह जाते हैं, करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन होने लग जाते हैं। लोग एनरोलमेंट लिस्ट में हैं लेकिन फिर भी नहीं है, फूड फॉर वर्क में है नहीं है, फूड स्कारसिटी जोन लग जाती है। तो आप देखोगे कि जो
फूड ग्रेन की प्राइसेस है, उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए और लोगों को काम और खाना देने के लिए वर्क फॉर फूड प्रोग्राम लॉन्च करती है जनता दल गवर्नमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा इससे। ये इनका विज़न है। लेकिन इनके सरप्राइज़ में या फिर ये कहा जाए कि एक्सपेक्टेड होता है इस तरह के प्रोग्राम्स का फेलियर होना। ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन लैप्सेस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस ठीक है नहीं, आप काम कर रहे हो, रोड बना रहे हो, रोड खोखली है, कैनाल्स बने नहीं, पेपर पे काम हो गया, एक्चुअल काम कुछ हुआ नहीं है। इन सब के कारण ये प्रोग्राम पूरा फेलियर रहा एंड अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए आप प्रोग्राम चला रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, कम होने की जगह। फूड ग्रेन की प्राइसेस बढ़ क्यों गई? क्योंकि अब लोग काम करके खाना माँग रहे हैं। ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट हो गया। अब खाना लाओगे कहाँ से? इंदिरा गांधी वाला टेन्योर मैंने आपको बताया, पीएल 480 हमको माँगना पड़ गया था। कुछ कैनाल्स तो ऐसे थे जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट कर रहे थे। कैनाल समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि छोटा-सा घर है कोई पेपर पे एग्जिस्ट कर गया। कैनाल का कैनाल सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट कर रहा है ही नहीं। लोग रोल पे काम कर रहे हैं, वो जिंदा ही नहीं है। एक आदमी 2-2 जगह काम कर रहा है, 2 जगह से खाना ले रहा है, लेकिन वो आदमी नहीं है एक जगह पे। इस तरह के करप्शंस को देखते हुए ये पूरी तरीके से जो स्कीम थी, ये फेलियर रही। ठीक है? अचीवमेंट्स तो ख़ैर आपको मैंने बता ही दिए, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्लस डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर दिया। काफ़ी जगह पे जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं, फ्रीडम, प्रेस की लिबर्टीज़, ये सब उन्होंने बढ़िया काम किया। फेलियर्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल कोहेज़न बिल्कुल भी नहीं था। ऑर्गेनाइज़ेशन बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं थी, क्लियर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, एग्ज़ीक्यूशन, विज़न कुछ भी नहीं था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है, सबसे बड़ा जीतता जागता एविडेंस यही है कि जब आप जीते, तो आपके सामने 3 बहुत बड़ी फिगर्स थी जिनमें से आपको चुनना था। एक मोरारजी देसाई, दूसरे चौधरी चरण सिंह, तीसरे बाबू जगजीवन राम। अब 3 में से आपने एक को चुना तो बाकी 2 होंगे नाराज़। जयप्रकाश नारायण और जेबी कृपलानी जैसे जो लोग थे, जो बैकबोन थे इस पूरी मूवमेंट के, इनके कहने पे, इनकी सलाह पे पीएम बनाया गया था मोरारजी देसाई को एंड ऑफ कोर्स मोरारजी देसाई वाज़ इन वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद जेपी नारायण एज़ वेल। पर चरण सिंह का इस चीज़ से, डिसीजन से जो गुस्सा था, वो बड़ा विज़िबल था। अब यहाँ पे एक छोटा-सा अ, पेच होता है। पेच क्या है? इमरजेंसी के टाइम पे 20 पॉइंट प्रोग्राम जो इंदिरा गांधी का था, उस प्रोग्राम के अंडर में द लैंड वाज टेकन फ्रॉम पीपल, इसीलिए वो लीगल राइट बना दिया था 44th अमेंडमेंट एक्ट में। इस कहानी को रिलेट करना उससे, 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जो लैंड है वो लोगों से फोर्सफुली ले लिया जा रहा है and it was given to the people who were belonging to from scheduled caste or poor category और poor class। अब यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे कि ये जो लैंड वैंड लिया गया है, ये उत्तर प्रदेश और इस वाले एरिया में ज्यादा 20 पॉइंट प्रोग्राम चला। जनता दल आती है तो इस फोर्सफुल रिस्टोरेशन का जो कार्यक्रम है इसको शुरू कर देती है कि जिसका लैंड छीन लिया गया है उसको हम वापस करेंगे। अब जिसको मिल गया है, अब वो नाराज़ होगा। अब इस लड़ाई में ये जो
जनता दल ये काम करती है, इसमें उत्तर प्रदेश में आप देखोगे, अलीगढ़ में आप देखोगे और बहुत जगह पे बहुत वायलेंस होता है। इस पूरे वायलेंस में जनता दल बिल्कुल म्यूट स्पेक्टेटर की तरह होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वापस नहीं किया तो जिनका छीना गया वो नाराज। यही लोग हैं जो फंड करने वाले हैं, जमींदार वाले कैटेगरी। और अगर रिस्टोर करने दिया तो पुअर क्लास और शेड्यूल कास्ट नाराज। ये वो हैं जो वोट करने वाले हैं, तो वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ये लोग बिल्कुल चुप रहे। ना रिच क्लास या मिडिल क्लास पीजेंट्स के लिए बोलना है, ना लैंडलॉर्ड्स के लिए बोलना है, ना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बोलना है, बिजनेस लॉबी के लिए बोलना है, ना पुअर क्लास के लिए, ना शेड्यूल कास्ट के लिए बोलना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित हुआ जनता दल के लिए। नेक्स्ट जैसे इलेक्शंस फेस करते हैं तो आप देखोगे जनता दल इसी कारण से गिर जाती है 1980 में। अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। वो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आपके लिए साबित होता है। प्लस जो इंदिरा गांधी को देखने के लिए मिला, जो फेस किया उन्होंने, वो इन्होंने भी फेस किया कि बहुत सारे जगह पे स्पेशली बिहार और उत्तर प्रदेश में आ जाता है ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है। कई जगह फ्लड्स आ गए हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे फ्लड्स आ गए हैं। अब फूड रिजर्व जो है वो हो गया खत्म। अब आप काम करा रहे हो लोगों से फूड के लिए, फूड तो है ही नहीं। ये हो गया प्रोग्राम फेलियर। तो आप किसी चीज को बनाते हो पेनिशिया, ये गोली खाओ सब ठीक हो जाएगा। गोली खत्म हो गई, अब सब तो ठीक होगा नहीं, तो अब सब खराब होगा। नाउ जनसंघ के साथ में दिक्कत है क्योंकि वो हिंदुत्व है, ठीक है। कांग्रेस ओ और भारतीय लोकदल जो है वो सेक्युलर पार्टी है। सीपीएम है जो एलाई जरूर है जनता गवर्नमेंट की, लेकिन वो मार्क्सिस्ट अप्रोच की है। और जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट पार्टी जो थी, वो आइडियोलॉजी नहीं है उनकी। तो ये सब एक जगह जब बैठते थे, ये कहीं ना कहीं साथ बैठने लायक थे नहीं, लेकिन फिर भी बैठना पड़ रहा था क्योंकि एक सरकार में थे। इनफैक्ट आपको बताऊं, भारतीय लोकदल वाज प्रो रिच पीजेंट्री। ये वहीं से उभर के आए थे और पैन इंडिया प्रेजेंस ही नहीं था इनका। रिच पीजेंट्स के बीच में ये फेमस थे। थोड़ी सी अगर याद रहे तो पार्टी का नाम जरूर याद रखना। अब जनता गवर्नमेंट फेल कब होती है, क्योंकि एक बार मुरारजी देसाई का मैंने आपको बताया कि वो करप्शन, उनकी फैमिली के जो चार्जेस वार्जेस लगे कि आप इमरजेंसी में साथ दे रहे थे इन लोगों का, तो मुरारजी देसाई तो वैसे भी रिजाइन करने में आगे थे ही सी। रिजाइन किया, चौधरी चरण सिंह आए। चौधरी चरण सिंह ने बीइंग चौधरी साहब विड्रॉ कर लिया सपोर्ट, और जनता गवर्नमेंट गिर गई। जनता गवर्नमेंट गिरी तो वापस आ गई इंदिरा। अब मुझे आप जो कहानी है उसमें से एक छोटा सा फैक्ट बता दो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, ठीक है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी किसकी थी? कौन हेड कर रहा था उसको, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी? हाँ, बोलो बोलो बोलो। जी, बाबू जगजीवन राम। भारतीय लोकदल, अरे वो तो यार, भारतीय लोकदल चरण सिंह, भारतीय लोकदल चरण सिंह हेड कर रहे थे। और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और राजनारायण साहब, ठीक है। ये ये जो तीन टॉल पिलर्स थे, यही टॉल पिलर्स बाद में गिर जाते हैं और
जनता दल खत्म हो जाती है, ठीक है? अच्छा। अब आते हैं इंदिरा गांधी के रिटर्न पे, ठीक है? जो एक्सपेक्टेड था वही होगा। जहाँ पे इंदिरा गांधी के जैसे ही ऑफिस छोड़ के जाती हैं, आपने 9 स्टेट्स में वापस से री-इलेक्शंस करवाए, वैसे ही होता है बिल्कुल इंदिरा गांधी के रिटर्न पे 1980 में। इंदिरा गांधी आती हैं और 7th लोकसभा इलेक्शंस जीतती हैं, इंदिरा गांधी आती हैं और पहले उन 9 स्टेट्स में सरकार गिरा देती हैं। खत्म करो, डिसॉल्व करो असेंबली को, हो गया काम। अब देखो 2 साल में कैसे तख्ता पलट होता है। जब ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में पोलिंग होती है और पूरे 60 गांठ के साथ में आपने पहले सरकारें बना ली है। अब जब इन स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और बाकी स्टेट्स में भी इलेक्शंस होते हैं, तो 22 में से 15 स्टेट्स में सरकार फिर आ जाती है। किसकी? कांग्रेस की। एक ही जगह नहीं आई, जो है तमिलनाडु। वो कहानी अलग है। तो 2 साल के अंदर देखो, इसीलिए आपको नहीं पता था कि इस बार कौन जीत रहा है। कोई कह रहा था मेजोरिटी नहीं आएगी, मिली-जुली बन सकती है, 90-95 के बीच में आ सकता है, जो भी आएगा, हो सकता है 1-2 सीट्स ऊपर-नीचे हो जाए। किसी को नहीं पता था कि इतनी हेवी मेजॉरिटी ले जाएगी। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है, आप अनप्रेडिक्टेबल रहते हो। इम्प्रोबेबिलिटी तो है ही है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी है और बिल्कुल वही हुआ। 15 जो स्टेट्स थे, अब वहां पे सरकार है कांग्रेस की। ये जो घायल शेरनी वापस आई है, घायल शेरनी की गाथा अब ये है कि पुपुल जयकर लिखती हैं कि अब 1980 में आने के बाद में इंदिरा गांधी की जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप स्ट्रेंथ थी, जो विगर था, जिस तरह के तीखे तेवर थे, वो हो जाते हैं शांत। ठीक है? उनकी जो बोल्ड डिसीजन मेकिंग थे, वो इनिशिएटिव लेने की, नए-नए प्रोग्राम लॉन्च करो और ये करो, वो करो, ये सब जो ड्रास्टिक डिसीजन लिए थे उन्होंने 66 से लेके 77 के बीच में, वो सब अब पड़ जाते हैं ठंडे। इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि 1983 में आप देखोगे जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, वहां पे कांग्रेस को सीट्स गंवानी पड़ती है और कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप अभी भी कांग्रेस के पास में है, जहां पे इंदिरा गांधी का बोलबाला जरूर है, लेकिन छोटे छोटे फैक्शंस जो हैं वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, और ये बात इंदिरा गांधी को पता है। और ये सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन को वीक बनाती हैं। डिफेक्शंस शुरू हो चुके हैं अब। डिफेक्शंस इंदिरा गांधी को भी देखने के लिए मिलेंगे। स्टेट में भी आप एक बार 80 में जीत गए, कोई बात नहीं। 84 में आप जाने वाले हो, कोई बात नहीं। लेकिन इस 4 साल के टेन्योर में आपको भी देखने के लिए मिलेगा कि डिफेक्शंस बहुत हो रहे हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशंस और डिसफेक्शंस और डिसेंट्स का जो सिलसिला है वो उनको देखने के लिए मिलता है, और स्टेट इलेक्शंस में और ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इंदिरा गांधी हमेशा से चाहती थी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इलेक्शंस है वो नहीं हो, वो अपने हाथ में ही पावर रखना चाहती थी। तो इंटरनल इलेक्शंस जो होते हैं कांग्रेस में वो नहीं हो रहे थे। लोग इससे भी नाराज थे, होना भी चाहिए। अब होता ये है कि
इस सब सिनेरियो के बीच में इंदिरा गांधी की जब डेथ होगी और राजीव गांधी जब पावर में आएंगे, तो वो पहला काम यही करेंगे 85 में कि वो एक्ट पास करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 10 शेड्यूल ऐड करवाएगा। इसका बैकग्राउंड बनना शुरू हुआ था 1980 से 84 के बीच में, डिफेक्शन का जो सिलसिला था। और अब जो चीजें इंदिरा गांधी को परेशान करेंगी, उसमें से एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये जो रीजनल पार्टीज में से एक उभर के आई है, हमारी जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम। आपको मैंने बताया अब्दुल्ला फैमिली ने सपोर्ट किया था, लेकिन उन्हीं का बोलबाला चला और अब पाकिस्तान मानता नहीं है। वॉर तो हमने जो लड़ने थे लड़ लिए थे, अभी वॉर वाला सिचुएशन कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्या है, मतलब वो बच्चे होते हैं ना दिवाली पे जो लड़ी को खोल खोल के एक एक करके बजाते हैं, वो उस तरह की हरकत करने वाला देश है। वो भी वो 10 रुपए वाली है लड़ी जो आती है, छोटी छोटी वाली, है ना, एक साथ नहीं बजाएगा वो, एक बजा के भाग गया, एक बजाया फिर भाग गया। दीपक ले लो, अगरबत्ती ले लो, मोमबत्ती ले लो, जिससे आग लग जाए, आग ही लगानी है तुमको तो। खैर हो सकता है खुद में भी लगी हुई हो। हाँ भाई, सकरात, सकरात ठीक रही, सकरात ठीक रही, पता है मेरे को। नहीं बताऊंगा किसी को, चिंता मत कर। 1980 से 84 के बीच में कम्युनल राइट्स देख रहे हो आप, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हो आप, असम का इशू अभी आपको पढ़ाऊंगा, कश्मीर में वो बम छोटे छोटे फुलझड़ियां छोड़े जा रहा है, एक उससे परेशान हो, और एक पंजाब क्राइसिस। मैंने आपको बताया था 71 में हमने इंडिपेंडेंस वॉर तो सपोर्ट कर दिया, लेकिन जो इमिग्रेशन हुए उसमें से बहुत सारे लोग बांग्लादेश बनने के बाद में वापस तो लौट गए, लेकिन उसमें से 1 लाख लोग असम में वापस रह गए थे। जब वोटर लिस्ट बनी तो पता चला कि इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं आज भी वोटिंग लिस्ट में हैं। ये कहानी मैं आपको पढ़ाऊंगा असम अकॉर्ड्स की, जो बाद में साइन हुए थे। एनीवेज, तो कम्युनल राइट्स आप देखोगे, आप देखोगे दिल्ली में सिख दंगों में सिख बहुत मारे जाते हैं। अब कम्युनिज्म फैल रहा है पंजाब में, 2 कम्युनिटी लड़ेंगी पंजाब में, और पंजाब में सपोर्ट करने वाला फिर से कौन है? हाँ, पाकिस्तान। ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो चला, ये पाकिस्तान ही चला रहा था। कहानी शुरू करते हैं पंजाब की। जो इतिहास आपको पता है पंजाब की हिस्ट्री? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, सुनो। पंजाब का अनरेस्ट शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बनते समय। ठीक है, पंजाब हमेशा से थोड़ा सा क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो रहना चाह रहा था। उनको चाहिए था कि हमको एक सेपरेट स्टेट दे दो। अब यहाँ पे हरियाणा अभी तक जो है साथ है, सेपरेशन बाद में होता है, लेकिन उस पीरियड के बीच में हमारे पास में आ जाते हैं सेपरेटिस्ट मूवमेंट खालिस्तानी, जो डिमांड कर रहे हैं कि अब हमको खालिस्तान दे दो। खालिस्तान की कहानी बड़ी सिंपल है, बस तालिबान और यूएसए की जगह खालिस्तान और इंदिरा गांधी रिप्लेस कर देना। अकाली दल एक सिख डोमिनेटेड पार्टी बनी है, मैंने आपको बताया रीजनल पार्टी उभर के आ रही है, जो इस वक्त सेपरेट सिख प्रोविंसेस चाहती है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अकाली दल की डिमांड को कर दिया रिजेक्ट। ठीक है, अब अकाली दल
इलेक्शंस लड़ती है 1980 में और अकाली दल हो जाती है डिफीटेड। लेकिन घायल शेर और भी खतरनाक होता है। दे रिसॉर्टेड टू communalism, communal violence, and communal tactics to have an agenda. अब अकाली दल को यहाँ काउंटर करना है, एक रीजनल पार्टी जो उभर के आई है, ये वही अकाली है जिन्होंने जनता दल का साथ दिया था। अब अकाली दल को कांग्रेस नहीं सुहाती सुहा और कांग्रेस को अकाली दल नहीं सुहा रहा। अब अकाली दल को काउंटर करने के लिए इंदिरा गांधी पंजाब कांग्रेस में एक आदमी भेजती हैं जिनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह, जो पहले सेंट्रल लीडरशिप में रहे हैं। बीइंग अ सरदार, पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो ज्ञानी जैल सिंह को पंजाब लीडरशिप देते हुए आगे भेजती हैं कि आप जाओ और एक बार देख के। वहां पे ज्ञानी जैल सिंह जो है सपोर्ट लेते हैं भिंडरेवाला का, जिसका नाम है जरनैल सिंह भिंडरेवाला। जरनैल सर। तो जरनैल सिंह भिंडरेवाला बेसिकली वो आदमी है जिसने 1970 के एरा में पंजाब में बंदूक उठाना सिखाया है। भिंडरेवाला वही आदमी है जो टेररिस्ट कैंपेन ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के साथ में मिलकर लीड कर रहा है। इसके साथ में एक आदमी था जिसका नाम था अमरिक सिंह। ये और भिंडरेवाला मिलके पूरा टेरर लॉबी लीड कर रहे हैं। ये असैसिनेट करते हैं लोगों को, अकाली दल के लोगों को। इवन निरंकारी सेक्ट को जो फॉलो कर रहे हैं उनको भी असैसिनेट कर देते हैं। मतलब जो हमसे आइडियोलॉजी में नहीं कंकरेंट होगा उनको असैसिनेट कर दो। भिंडरेवाला को सपोर्ट दे रहे हैं हमारे ज्ञानी कौन, जैल सिंह, जो होम मिनिस्टर है। पंजाब में आई कांग्रेस की सरकार। अब आप अकालियों को भी मार रहे हो, मारो। निरंकारियों को भी मार रहे हो, मारो। अब भिंडरेवाला को जो सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट से भिंडरेवाला की डिमांड है कि अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन जो 1973 में अग्री हुआ था, उसको आप एग्जीक्यूट कर दो। अब अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है वो क्लॉजेज हैं। तो अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने की डिमांड कर रहा है भिंडरेवाला। भिंडरेवाला की ये जो डिमांड है ये पूरी नहीं होती है, इस पे अग्री नहीं होते हैं। भिंडरेवाला 83 में कर देता है खुलेआम चोरी और डकैती शुरू, बैंक लूटना। कांग्रेस, क्योंकि बोला जाता है हिंदू फेवरेबल पार्टी है, हिंदू डोमिनेटेड पार्टी थी, तो हिंदुओं को मारना शुरू, बैंक को लूटना शुरू, ज्वेलरी शॉप्स को लूटना शुरू। अब लॉ एंड ऑर्डर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया पंजाब में। अब इस सिचुएशन में कांग्रेस के पास में एक नया चैलेंज है कि अपने ही पाले हुए सांप को कैसे मारे। पहले उसी के साथ में फोटो खिंचवा ली, अब कैसे डिनाई करें उसको। अकाल तख्त पे कैप्चर कर लिया उसने, तो अब क्या करें। तो जरनैल सिंह भिंडरेवाला जो सिख ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दमदामी टकसाल।
दमदानी टकसाल का लीडर है वो। DAM, DANA दमदानी, TAKSL टकसाल। दमदानी टकसाल का लीडर है और वो चाहता है कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन जो है वो एग्जीक्यूट करो और खालिस्तान क्रिएट कर दो, सिंपल एज दैट, अ सेपरेट स्टेट फॉर सिख। और यूज कर रहा है अब वो गन्स का। अपना इस मकसद को, इस पूरे एम इंटेंशन को पूरा करने के लिए वो गोल्डन टेम्पल के अंदर कूप कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। गोल्डन टेम्पल का एक्चुअल नाम है हमरिंदर सिंह साहिब। हमरिंदर सिंह साहिब, साहिब को सिंह नहीं, हमरिंदर साहिब बोलते हैं। हमरिंदर साहिब अमृतसर के अंदर में, मतलब गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर वो कर देता है अकाल तख्त पे पूरा कब्जा। इस बात से इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा खुश है नहीं। इंदिरा गांधी, जो उस टाइम पे आर्मी चीफ है, अरुण श्रीधर वैद्य, अरुण श्रीधर वैद्य को बोलती हैं ऐसा है, मिलिट्री उतारो और ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करो, ठोको सालों को। टू योर सरप्राइज के 8 दिन तक ये मिलिट्री एक्शन चला एक गोल्डन टेम्पल को वापस लेने में। उस 8 दिन के मिलिट्री एक्शन में सिख मिलिटेंट साइड से सिर्फ 500 लोग मारे गए और मिलिट्री से 850 लोग। वो इस कदर लड़े और इतना उनके पास में असला था। और ये असला आया कहां से था? कुछ पाकिस्तान से और कुछ इनने जो होमगार्ड्स की और कुछ जो लूट वूट मचाई थी उससे, लेकिन बोला जाता है ये मोस्टली सपोर्टेड था पाकिस्तान से। इंडियन मिलिट्री एक्शन हो जाता है, लेकिन इस मिलिट्री एक्शन में मिलिटेंट साइड से और मिलिट्री साइड्स की कैजुअलिटी के अलावा 2506 लोग भी हैं, वो भी घायल हुए। गलती कहाँ होती है? गलती होती है कि पहला, आपने एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लेक्स में जाके आपने गोला बारूदी शुरू की। स्टार्ट भिंडरेवाला ने नहीं किया था। भिंडरेवाला की डिमांड थी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को, 1973 रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूट करो और खालिस्तान दे दो। ना सिर्फ गोल्डन टेम्पल की सैंक्टिटी, गोल्डन टेम्पल का स्ट्रक्चर गोलियों से भरा गया। जो सबसे होली बुक मानी जाती है, कौन सी? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब भी उसमें डैमेज हुई। अब सिख कम्युनिटी के लिए, जैसे आज राम मंदिर के अंदर तुम मूर्ति पे जाके कुछ कर दो, तो जितनी कम्युनल वायलेंस हो सकती है वो वही हुई जब आपने गुरुद्वारे के अंदर घुस के उनकी सैंक्टम सेक्टोरियम के बीच में सबसे होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब को आपने डैमेज किया। आर्मी वाले बीइंग आर्मी वाले, उनको ये नहीं पता कि जूते कहां उतारने हैं। उनको पता है लोगों को मारना है, टारगेट क्या है? भिंडरे वाला को हटाना है। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हर्ट हुए, उसका नतीजा ये था कि अरुण श्रीधर वैद्य का भी असैसिनेशन हुआ, अगर आपको नहीं पता हो तो, आर्मी चीफ। और इंदिरा गांधी का भी उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स ने उनको उड़ाया था। एक का नाम था सतवंत सिंह और दूसरे का नाम था बियंत सिंह। उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड्स थे जो 31 अक्टूबर 1984 में घर में घुसे, उन्हीं के बॉडीगार्ड्स थे। मार दिया, निकल गए। सफदरजंग रोड पे दीदी रहती थी। तो ये जो रेपरकशंस हुए, इस रेपरकशंस की कहानी बड़ी सिंपल थी। अब इस इंदिरा गांधी के एरा में आप एक चीज और, शायद हमने बहुत सारा पढ़ लिया, प्रीवी पर्स देखा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक देखा, हमने सब कुछ देखा, हमने एक चीज छोड़ दी अच्छी बातों में, कि जो जवाहर अ, लाल बहादुर शास्त्री ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन, जय जवान जय किसान वाला काम शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम इंदिरा गांधी ने ही किया था। PL 480 की शर्मिंदगी तो झेली, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहीं ना कहीं उन्होंने आगे बढ़ाया। एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ था उनके टेन्योर में जिसका नाम था पोखरण।
आपने जो मूवी देखी है वो है पोखरण 2 की, 1998 अटल बिहारी वाजपेयी। पोखरण 1 जो हुआ था उस मिशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 1 हुआ 1974 में और इंदिरा गांधी का टेन्योर दुनिया ने पहली बार हमको रिकॉग्नाइज किया कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन पोखरण 1 हुआ था फॉर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, याद रहेगा। पोखरण 2 हुआ था फॉर द डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जहां पे वाजपेयी जी की फेमस स्पीच आई थी जैसे ही यहाँ पोखरण में टेस्ट हुआ था, और ब्लाइंड स्पॉट्स का यूज करते हुए हमने टेस्ट कर दिया और अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पीच दे दी कि अब हम क्या हैं। तो जो स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन था वो भी इंदिरा गांधी का कहीं ना कहीं क्रेडिट था। एक बहुत बढ़िया क्रेडिट इंदिरा गांधी के बैग में और जाता है, इसरो स्टैब्लिश करने का क्रेडिट उन्हीं के बैग में है, उन्हीं के टेन्योर में रहा। 1969 में 1969 में इसरो स्टैब्लिश हुआ। तो इंडिया को स्पेस तक पहुंचाना और राकेश शर्मा तक को भी स्पेस तक पहुंचाने का काम किसने किया, याद रहेगा। अब आपको पंजाब का किस्सा पता लग गया, पंजाब डन है। कश्मीर का इंसर्जेंसी हमको पता ही है। असम हम आगे पढ़ेंगे। अब जुडिशरी के साथ में जो मैं आपको किस्सा बता रहा था वो था जस्टिस ए एन रॉय का, जब वो 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके पॉलिटिकल साइकोफेंसी के कारण चीफ जस्टिस बना दिए जाते हैं। नाम बस याद रख लोगे तो ठीक रहेगा, इट वाज जस्टिस ए एन रॉय। ए एन रॉय। आपको थोड़ा सा अगर ध्यान हो तो वीवी गिरी वाला जो टेन्योर था, जहां पे वो सपोर्ट करने आई थी वीवी गिरी का, उसमें इंदिरा गांधी बोलते हैं कि थोड़ी सेक्युलर थी। अच्छी बातों में इंदिरा गांधी कहते हैं कि सेक्युलर थी वो। जाकिर हुसैन जो देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने, उनको बनाने के पीछे इंदिरा गांधी का ही बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ा हाथ था। 69 में डेथ हो गई थी जाकिर हुसैन की। 67 में ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड 69 ही डाइड। बट वो भी जो है वो क्रेडिट दिया जाता है इंदिरा गांधी को कि कम्युनल फोर्सेस जो उस टाइम पे बहुत एक्टिव हो रही थी आरएसएस जैसी, उनको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने जाकिर हुसैन की प्रेसिडेंट टाइटल को बैक किया और उनको सपोर्ट करते हुए हमको बोला कि भाई ठीक है प्रेसिडेंट बना दो उनको। पोखरण 1 हुआ था तो आपको पता ही होगा कि इस चीज से ना कैनेडियन गवर्नमेंट ज्यादा खुश थी। यूएसए तो खैर कभी खुशी नहीं था, यूएसए को तो हमेशा ही दिक्कत है कि कोई न्यूक्लियर पावर कैसे बन सकता है। रिएक्शंस देखो कैसे था। न्यूक्लियर एड जो इंडिया को मिल रही थी, न्यूक्लियर फ्यूल की एड जो मिल रही थी, कनाडा गवर्नमेंट ने रोक दी जैसे ही हम पोखरण में डिक्लेयर हो गए कि हमारे पास भी हम इंडिपेंडेंटली न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं। यूएसए ने किसी भी तरह की मिलिट्री एड देने से मना कर दिया और इकोनॉमिक ग्रांट देने से भी मना कर दिया। मिलिट्री इक्विपमेंट भी नहीं देंगे और इकोनॉमिक ग्रांट भी नहीं देंगे, एक्सेप्ट अगर वो ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए है तो। एनरिच्ड यूरेनियम की जो सप्लाई थी उस टाइम पे यूएसए से आती थी, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट में। वो एनरिच्ड यूरेनियम भी हमको नहीं दिया, यूएसए ने रोक दिया कि हम नहीं देंगे। लेकिन यूरेनियम भी मिल गया, नए पावर प्लांट्स भी बन गए, और हमने एनपीटी भी साइन नहीं किया। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी इसलिए हमने आज तक साइन नहीं करी है। तो
31 अक्टूबर को 2 लोग मिलके मार देते हैं इंदिरा गांधी को। अब फाइनली इंदिरा गांधी खत्म हो चुकी है ना? अब कोई स्टोरी नहीं है इंदिरा गांधी की। 2 दिन से इंदिरा इंदिरा चल रहा है। अब दूसरे गांधी आएंगे। राजीव गांधी। अच्छा, टेन्योर आपको एक बार लिखवा दूं प्रेसिडेंट्स का, ओ प्राइम मिनिस्टर्स का? यहां तक तो याद हो गया होगा यार। इसमें तो कहानी इतनी धीरे चली है, मतलब इतनी डेप्थ में चली है, मुझे लगता नहीं है कि तुम लोगों को रुकावट आई होगी कहीं पे। 1952 से 64 कौन है? लिख लो। 64 से 66 तक। 66 से 77 तक। 77 से 79 तक। मुरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह एक एक साल। 80 से 84। 31 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी। और फिर आए हमारे सामने राजीव गांधी। इन्होंने ओवरटेक किया 84 में, और इनका असैसिनेशन हुआ था दिसंबर में। 2 दिसंबर अराउंड। 2 दिसंबर। और मेरे दोस्त के एक दिन बर्थडे के एक दिन पहले। मैं उसको बोलता हूँ तू री इनकारनेशन है राजीव गांधी का। है। संजय गांधी की भी डेथ हो गई थी। संजय गांधी की भी डेथ हुई थी, याद नहीं है? कैसे हुई थी? प्लेन क्रैश। यस। उन्होंने ज्वाइन ही इसलिए किया था पॉलिटिक्स, मेजर बात तो ये थी। तो 89 में राजीव गांधी की डेथ होती है तमिलनाडु में। फिर वीपी सिंह आते हैं 2 दिसंबर से लेके नेक्स्ट जो टेन्योर रहेगा 1990 तक। कुछ 11-12 महीने की इनका भी टेन्योर है। कोई भी एक साल पूरा नहीं कर पाया इनमें से, वीपी सिंह और उसके बाद में नेक्स्ट हमारे आते हैं चंद्रशेखर गवर्नमेंट। चंद्रशेखर गवर्नमेंट भी 21 जून अराउंड होगा। 25-26 जून की इमरजेंसी है और 21 जून का ये है। 21 जून 1991। 21 जून 1991 में चंद्रशेखर जी चले गए, फिर आ गए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96 तक। गठबंधन की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन, 16 मई से लेके 1 जून तक। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 16 दिनों की, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। एक साल के लिए घूमी घूमी करने आते हैं एच डी देवेगौड़ा साहब। 1996 से 97। ठीक है। फिर आते हैं इंद्रजीत गुजराल। 97 से 98 के बीच में। फिर आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक के बीच में, 6 साल 64 दिनों की सरकार। फैजल ने ले लिया अपना बदला। यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। हु इज द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया? नरेंद्र मोदी। क्यों? नहीं लगता यंग तुमको वो? क्या बात कर रही हो यार।